मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि, प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचार की क्या खास विशेषताएं थी, प्राचीन राजनीतिक विचार धारा के क्या ऐसे आधारभूत मान्यताएं थी। और ये प्रश्न कई बार उच्च कक्षाओं में अर्थात एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के परीक्षार्थियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन यूनान में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, दर्शनों, सिद्धांतों और विचार प्रणालियों का उदय हुआ। यद्यपि इनमें परस्पर विरोधी विभिन्नताएं और विविधताएं भी थी, लेकिन इस प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन के मूल में कुछ सामान्य विशेषताएं भी पाई जाती हैं, और हम उन सामान्य विशेषताओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो उसमें कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे नगर राज्य का प्रभाव है, बुद्धिवाद है, नैतिक स्वरूप है राज्य का, व्यवहारवाद, व्यक्ति समाज का समन्वय और दास प्रथा। तो उसमें पहली खास विशेषता है नगर राज्य का प्रभाव। तो हमने पढ़ा कि प्राचीन जो यूनान था वो छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था। मध्यकालीन रोमन साम्राज्यों तथा आधुनिक राज्य के जो राष्ट्रीय राज्य हैं, वहाँ कोई इस तरह का अस्तित्व नहीं था इनका, बड़े राज्यों का। प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारकों और मनीषियों के लिए नगर राज्य को ही अपने चिंतन का एक केंद्र बनाना स्वाभाविक था। और जैसा कि हमने प्लेटो के चिंतन में पढ़ा, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित की थी। इसी तरह उनके शिष्य अरस्तु ने भी जो पॉलिटी का चित्र खींचा वो नगर राज्य के लिए खींचा था। प्राचीन यूनान में ये धारणा एक सर्वमान्य थी कि मनुष्य प्रधानतः एक राजनीतिक प्राणी है, इसलिए वे उसे राजनीतिक व्यवहार में अधिक से अधिक भाग देना चाहते थे। इसलिए शासन का सबसे अधिक प्रचलित और प्रतिष्ठित रूप भी हम देखते हैं कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही था। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, सफलतापूर्वक उसका संचालन एक छोटे राज्य में ही हो सकता था। इसके अलावा प्राचीन यूनान में राज्य को मनुष्य का एक समूह नहीं बल्कि एक सावयव माना गया है, और इसके लिए राज्य में एक उच्च कोटि की एकता भी होना आवश्यक थी। और इस प्रकार की एकता एक छोटे अर्थात नगर राज्य में ही पाई जा सकती थी। तो ये एक खास विशेषता है नगर राज्य की। दूसरा है बुद्धिवाद अथवा धर्मनिरपेक्षतावाद। यद्यपि बुद्धिवाद और धर्मनिरपेक्षतावाद दोनों पर्यायवाची नहीं है, तथापि इनका एक साथ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्राचीन राजनीतिक विचार की जिस विशेषता पर हम यहाँ जोर देना चाहते हैं वह इन दोनों शब्दों से अभिव्यक्त हो सकती है। और वह विशेषता यह है कि प्राचीन यूनानी जो राजनीतिक चिंतन था वो मनुष्य की स्वतंत्र बुद्धि और स्वच्छंद तर्कना शक्ति का परिणाम है। वह किसी धर्मशास्त्रीय मान्यता, रूढ़ि या अंधविश्वास पर अवलंबित नहीं है। वहाँ प्राचीन यूनान में हम देखते हैं
कि वो वहाँ की जो चिंतन शैली थी वो तर्क प्रधान थी। लोग अपने जो क्लब थे, हाट बाज़ार थे, उनमें एक दूसरे से वाद विवाद किया करते थे। हम सुकरात का समग्र चिंतन यदि देखें तो उनकी चिंतन शैली भी तर्क वितर्की थी, और एथेंस के चौराहों पर खड़ा होकर के सुकरात आने जाने वालों से जीवन के आधारभूत जो प्रश्न थे उनका तर्क किया करता था और अपनी मान्यताएं का प्रतिपादन किया करता था। प्लेटो ने भी अपने अमर ग्रंथ रिपब्लिक में सिद्धांतों को प्रतिपादन करने के लिए एक शास्त्रार्थ की शैली को ही अपनाया, संवादात्मक शैली को अपनाया। अरस्तु ने अपने राजनीतिक आदर्शों को कुछ तथाकथित स्वसिद्ध मान्यताओं पर आधारित नहीं किया, वरन एक गहरी खोज और विस्तृत अनुसंधान के परिणाम निकाले उन्होंने। तो ये कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि वो बुद्धिवादी और तर्क प्रधान उनकी शैली थी, और उनकी बुद्धि धार्मिक पूर्वाग्रहों से बड़ी हद तक मुक्त भी थी। जब खलीफा उमर ने ये कहा तो उनके खलीफा के इन शब्दों को सुनकर उनको आघात पहुंचा। उन्होंने कहा था, जो उन्होंने सिकंदरिया के एक महान पुस्तकालय को जलवाने का आदेश देते समय कहा कि इस पुस्तकालय में रखे हुए ग्रंथों में यदि कुछ कुरान के विरुद्ध है तो इनको नष्ट करना आवश्यक है, परंतु उनमें कुछ बातें यदि अनुकूल हैं तो फिर इनकी आवश्यकता ही क्या है। कुल मिलाकर हम देखें तो प्राचीन यूनानियों की स्वतंत्र बुद्धि का मुख्य कारण ये था कि उनके देश में कोई सुनिश्चित धर्म प्रणाली नहीं थी, कोई सुगठित पुरोहित वर्ग भी नहीं था। तो उनका राजनीतिक जो चिंतन था उसका आधार विशुद्ध विवेक था, नैतिक स्वरूप। यहाँ हम देखें तो प्राचीन यूनानियों का राजनीतिक जो चिंतन था उसकी मुख्य विशेषता उनका नैतिक स्वरूप, अर्थात प्लेटो, अरस्तु और अन्य यूनानी विचारक मूलतः राज्य को एक नैतिक समुदाय मानते हैं, और उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य भी नागरिकों का नैतिक उत्थान करना ही है। अरस्तु का तो प्रसिद्ध कथन है कि राज्य जीवन के लिए आया है और सद्जीवन के लिए बना हुआ है। व्यवहारवाद यूनानी राजनीतिक विचार की एक उल्लेखनीय विशेषता है कि व्यवहार प्रधान होना। जो यूनानी विचारक थे उनके लिए राजनीतिक चिंतन एक बौद्धिक विलास का विषय नहीं था, वे उसको समाज के राजनीतिक गठन का आधार बनाना चाहते थे। प्लेटो ने अपनी जो पुस्तक थी रिपब्लिक, उसकी रचना स्वतंत्र बुद्धि का चमत्कार दिखाने के लिए नहीं किया था, बल्कि राज्यों का पथ प्रदर्शन करने के लिए किया था। और हमने पढ़ा है इस चीज़ को कि उन्होंने साइरेक्यूज का जो राजकुमार था उसको दार्शनिक राजा की भूमिका देने के लिए प्रेरित किया था, निभाने के लिए प्रेरित किया था। जब ये प्रयोग विफल हो गया, अर्थात रिपब्लिक में प्रतिपादित सिद्धांतों की व्यवहारिकता के विषय में संदेह उत्पन्न हुआ, तो प्लेटो ने एक अन्य ग्रंथ लॉज की रचना की जिसे वह व्यवहारिक मानता था। इसी प्रकार अरस्तु ने पॉलिटिक्स की रचना की, वो राजनीतिकों और शासकों के लिए एक आचार संहिता बन गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु की जो अकादमियाँ थी वो भावी व्यवस्थापकों, शासकों और राजनेताओं का निर्माण उनमें किया जाता था। तो उनका राजनीतिक दर्शन का जो व्यवहार प्रधान चरित्र उसको एक व्यवहारिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी बना देता है। इसी प्रकार एक और विशेषता है व्यक्ति और समाज का समन्वय। प्राचीन यूनानी चिंतन में व्यष्टि और समष्टि अर्थात व्यक्ति और समाज
का बड़ा सुंदर समन्वय किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि सुकरात ने भी इस संदर्भ में एक घोषणा की थी कि मनुष्य को कैसा बनना चाहिए, उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए, यही मानव बुद्धि की खोज का सर्वोत्तम विषय है। और प्लेटो ने भी राज्य को मानव मन की सृष्टि कहकर व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। लेकिन इसके साथ ही यूनानियों ने राज्य के ऊपर भी यथेष्ट बल दिया है और मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी, सोशल एनिमल कहा है। अरस्तु ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि जो समाज के बाहर रहने वाला मनुष्य है या तो देवता है या पशु है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने आप को सचमुच मानव बनाने के लिए, अर्थात अपनी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करके अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए समाज के ऊपर निर्भर होता है। तो ये समाज और व्यक्ति के बीच में समन्वय का विचार यूनानी जगत में है। इसी प्रकार दास प्रथा, जो प्राचीन यूनानी राज्य थे उनमें सभी नगर राज्यों में ये दास प्रथा पाई जाती थी और उसका तत्कालीन जो राजनीतिक विचारकों का जो चिंतन था उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्लेटो ने इस प्रथा का कहीं भी निंदा नहीं की और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मौन रहने का अर्थ यही था कि वो सामाजिक जीवन के एक आवश्यक अंग के रूप में दास प्रथा को स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अरस्तु ने दास प्रथा के समर्थन में अपने लॉजिक प्रस्तुत किए हैं। तो ये यूनानी राजनीतिक चिंतन की कुछ खास विशेषताएं हैं। अब इसमें अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन यूनानियों ने जो राज्य विज्ञान की शब्दावली और परिभाषाओं को निर्धारित किया उनका आज भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे राजनीति है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, वर्गतंत्र है, जनतंत्र है। इन नामों का मूल स्रोत जो है यूनानी भाषा के उन शब्दों में ही पाया जाता है जिनका प्रयोग प्राचीन यूनानियों अपने राजनीतिक चिंतन में किया है। तो ये उनकी एक विशिष्ट देन हम मान सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी चर्चा हम तात्कालिक जो सोफिस्ट दर्शन था उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और सोफिस्ट को हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि सोफिस्ट जो शब्द है यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विद्वान। सोफिस्ट का मतलब विद्वान। और सोफिस्ट लोग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यूनान के विभिन्न नगर राज्यों से एथेंस में आए थे और वहाँ के जो धनी कुलों के युवक थे उनको वाद विवाद, न्यायशास्त्र, राजनीति इत्यादि की शिक्षा देते थे। ये लोग अपने अध्यापन का शुल्क लेते थे। इस कारण कुछ लोगों ने उनको विद्या के व्यापारी कहकर भी उनकी घोर आलोचना की है। तो ये उनके जो मूल चिंतन है, हालांकि कुछ विचार उनके मत विभिन्नता उनमें पाई जाती है, चाहे प्रोटोगरस हो, गोर्जियस हो, हिप्पियास हो, थ्रेसिमेकस हो, लेकिन कुछ सामान्य बातें पाई जाती हैं तो उनका हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। एक है संशयवाद। ये सोफिस्ट विचारधारा की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता है संशयवाद। कहने का मतलब ये है कि सोफिस्ट लोगों की धारणा ये थी कि वो संसार में निरपेक्ष सत्य जैसी कोई वस्तु नहीं मानते हैं। उनका ये मानना था कि सत्य सापेक्ष है जो देश, काल और परिस्थितियों से मर्यादित होता है। इस कारण मानव ज्ञान कभी भी निरपेक्ष या पूर्ण नहीं हो सकता। सोफिस्ट लोग किसी भी निरपेक्ष ज्ञान की सत्ता में विश्वास नहीं करते। दूसरा है मानववाद। समग्र जो सोफिस्ट चिंतन है उसका केंद्रीय बिंदु यह है कि मनुष्य ही मनुष्य का सर्वप्रमुख अध्ययन विषय है। तो ये हम एक सोफिस्ट विचारक का कोटेशन भी उद्धृत कर सकते हैं यहाँ
गोर्जियास कहता है कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, यदि है तो उसे जाना नहीं जा सकता, और यदि उसे जान भी लिया तो उस पर दूसरे पर प्रकट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार प्रोटोगोरस का एक प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मानदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इस कथन का अर्थ है कि जिसमें अलग अलग अर्थ भी लगाए जाते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मनुष्यों को समस्त वस्तुओं का मानदंड बनाने से प्रोटोगोरस का अभिप्राय ये था कि संसार में क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका निर्णय अपने लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। सत्य का कोई वस्तु प्रधान यानी ऑब्जेक्टिव मानदंड नहीं हो सकता। और इस उक्ति की एक दूसरी व्याख्या यह भी है कि प्रत्येक वस्तु, धारणा, सिद्धांत, विचार की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य के लिए वह कहाँ तक उपयोगी है। अर्थात सीधे सरल शब्दों में यदि कहें तो संसार में कुछ भी स्वयं अपने में अच्छा बुरा नहीं है। अच्छे बुरे की एकमात्र कसौटी तो उसका मनुष्य के लिए उपयोगी और अनुपयोगी होना है। तो इस तरह से उनके चिंतन में मानववाद की एक झलक दिखाई देती है, क्योंकि वो अपने चिंतन में मनुष्य को मानव विचार के केंद्र में प्रतिष्ठित करते हैं। एक है बुद्धिवाद। सोफिस्टों के संशयवाद और मानववाद में ही उनका बुद्धिवाद निहित है। उनके लिए ज्ञान का कोई स्रोत देववाणी या धर्मशास्त्र नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र जो साधन है मानव बुद्धि है। यद्यपि बुद्धि के द्वारा भी हम किसी सत्य का पूर्ण ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते, तथापि बुद्धि ही सत्य की खोज करने का एकमात्र साधन है। इसलिए बुद्धिवादी चिंतन उनका है, और उन्होंने अपने इसी विचार के आधार पर जो परंपरागत विश्वास मान्यताएं थी उनको तर्क की कसौटी पर कसा। एक और विशेषता है उनकी, राज्य का संविदात्मक स्वरूप वो मानते हैं। राज्य को न तो देवी सृष्टि मानते हैं और न ही मानव को आदर्श न्याय भावना का साकार रूप मानते हैं। वो एक स्पष्ट उसको कृत्रिम संस्था मानते हैं। अर्थात वह एक ऐसा संगठन है जिसमें निर्बलों ने शक्तिशाली मनुष्यों से अपनी रक्षा के लिए उसका गठन किया है, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको बनाया है। और एक है कानून और न्याय की नीति विहीन व्याख्या। सोफिस्ट लोग जो कानून को शक्तिशाली की इच्छा मानते हैं और न्याय को सबल लोगों के हितों की पूर्ति का साधन मानते हैं, तो उनका विश्वास था कि कानून न तो कोई दैवी आदेश है, ना ही मनुष्य का अंतःकरण अर्थात विवेक की अभिव्यक्ति है। वह विशुद्धतः सबल और लोगों द्वारा अपनी इच्छाओं को निर्बल पर थोपने का एक प्रयास है। तो कानून किसी शाश्वत सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, बल्कि देश काल की परिस्थितियों से निर्धारित होता है। और इसमें हम थ्रेसिमेकस, प्लेटो के जो न्याय को पढ़ा था तो उसमें पूर्व अवधारणाओं में थ्रेसिमेकस के विचार को देखते हैं। तो थ्रेसिमेकस प्रत्येक अवस्था में शक्ति को ही न्यायोचित समझता है, माइट इज राइट। ग्लाकन भी यही कहता है। ग्लाकन ने यहाँ तक कहा कि अन्याय करना अच्छा है, अन्याय सहना बुरा है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि उनके चिंतन में मत्स्य न्याय अर्थात जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है, उस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सोफिस्ट दर्शन की कुछ खास विशेषताएं हैं। और इन सोफिस्टों का जो मानववाद है, बुद्धिवाद है, उसका प्राचीन जो यूनानी विचारक हैं और आधुनिक चिंतन है उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ये सोफिस्ट दर्शन की कुछ खास विशेषताएं हैं। धन्यवाद।